उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं रणवीर सिंह और पुलिस कहूँ तो आपको वो केस याद आ जाएगा जहाँ रणवीर नाम का एक युवक मारा गया था पुलिस के द्वारा, और ये घटना डालनवाला में घटी थी। उसके बाद कई पुलिस वालों के ऊपर इसमें केस हुआ था, उसके बाद वो जेल भी गए थे, उन्हें सज़ा भी हुई थी। अब कहा जाता है कि ज़्यादातर उसमें से छूट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कई केसेस हैं जिनके बारे में आपने सुना। केदार भंडारी केस एक है जो कहाँ गया, कैसे क्या हुआ उस मैटर का किसी को कुछ नहीं पता। गरीब परिवार है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, और मामला कैसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं, क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो स्टेट वर्सेस होते हैं। लेकिन आज बात करती हूँ एक और रणवीर सिंह के बारे में जो शायद कंडक्टर थे, और उनकी पत्नी ने उनके बारे में क्या बताया। वो सुद्धोवाला जेल में थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है, और मृतक कैदी का नाम था रणवीर सिंह। उनकी पत्नी रीता देवी के अनुसार 22 जून को करीब 5:30 बजे 2 सिविल कपड़ों में पुलिस वाले उनके घर आए और उनके पति को उठाकर ले गए। इसके पहले की एक वीडियो मैंने देखी थी जो लोकार्पण चैनल की थी, जिसमें मृतक रणवीर सिंह का बेटा ये बता रहा था कि वो एक स्कूटी चला रहा था जो उसके पिता लाए थे, और 2 प्लेन क्लोथ्स वाले पुलिस वालों ने उससे पूछा कि वो चोरी का था, वो कहाँ से लेके आया। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी लाए, और वो उन्हें घर ले गया। जब उन्होंने कहा कि कहाँ है तुम्हारे पिताजी, फिर घर से वो उसके पिताजी को ले गए। रीता देवी जो मृतक की पत्नी है, उन्होंने कोतवाली ऋषिकेश में पहुंचकर अपने पति की खोज की, मगर वो वहाँ पे नहीं मिले, मुनि की रेती थाने में। फिर उसके बाद वो ढालवाला में जो थाना है वहाँ पहुँची, और उसे अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तब भी अगले दिन वो करीबन 2 बजे ऋषिकेश कोतवाली पहुंची, तो वहां पर उसे अपने पति पुलिस की कस्टडी में मिले। उनकी मुलाकात उनके पति से करवाई गई, और पुलिस ने ये बताया कि उनके पति को कोर्ट में प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। और रणवीर सिंह की पत्नी रीता देवी ने ये कहा है कि मुलाकात से पहले उनके पति के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, जिसके कारण जब उनकी मुलाकात उनके पति से हुई तो उनके चेहरे पर बहुत सूजन थी। जी हाँ, 22 की घटना 23 को ये हुआ। अब देखिए 25 जून को रणवीर सिंह की पत्नी दोपहर 12:30 बजे अपने पति से सुद्धोवाला कारागार पहुंचती है और मुलाकात करती है। तो उसके पति बताते हैं कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, किसी भी तरह से उनको निकाला जाए। उन्हें नींद की दवाइयाँ दी जा रही हैं, और दोपहर 1 बजे के करीब वो अपने पति से मिलकर अपने घर लौट गई, और शाम को 5:30 बजे के करीब जेल प्रशासन का फ़ोन आया कि उनके पति रणवीर सिंह रावत की मृत्यु हो चुकी है। रीता देवी ने अब जिलाधिकारी देहरादून को अब एक पत्र लिखा है। उसने अपने पति के मृत्यु के बारे में जांच के लिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और रणवीर सिंह का आपको बता दूं कि 3 बच्चे हैं। किराए के मकान में ये परिवार रहता था, बस कंडक्टरी का काम ये करते थे, और सुद्धोवाला जेल में रणवीर सिंह की मृत्यु हो गई। कुछ दिन पहले आपने देखा प्रॉपर्टी के मैटर में किस तरह से रवि डोभाल का मामला सामने आया था, जिसमें 2 पक्षों के बीच में गोली चली, और वहाँ पे भी जो डोभाल जी की पत्नी है, उनका ये कहना था कि वो रात को कहती रही कि मेरे पति को ढूंढ दो। उनको पुलिस वाले कहते रहे कि वो भाग गया होगा, आ जाएगा सवेरे तक, कहीं चला गया होगा, कहीं पड़ा होगा। और सुबह उनकी लाश एक नाली में मिली। जी हाँ, उनका शव एक नाली में पड़ा मिला। पुलिस वालों के पास एक टॉर्च नहीं था ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ इस मैटर में पुलिस वालों का रोल जांच के घेरे में आना चाहिए। ये तो पूरा संदिग्ध मैटर है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। जब पैंडेमिक चल रहा था तो एक व्यक्ति जो हरिद्वार के थे, उपाध्याय जी, डॉक्टर उपाध्याय, वो मुझ तक पहुँचे और उन्होंने बताया कि कैसे उनका बेटा एक प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व हो गया, लड़की को लेकर वो भाग गया। पुलिस ने उसकी लोकेशन चेक करके पता लगा लिया कि वो मोहाली में है। जब मोहाली से उसके बेटे को और उस लड़की को वापस लाया जा रहा था तो रास्ते में रुड़की में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ले जाना पड़ा, क्योंकि उसकी तबीयत पुलिस वालों के हिसाब से ख़राब हो गई और उसने उल्टी करी, उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े व्यक्ति का एक ही बेटा था,
मगर उस बेटे की एक पत्नी और एक बच्चा। लेकिन पुलिस वालों की कार्रवाई और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई उसमें भी नहीं हुई। केदार भंडारी, कहा गया कि वो पुलिस कस्टडी में था और कस्टडी से भाग रहा था और पानी में गिर गया। उसके शव को आज तक नहीं ढूंढ पाए। गरीब परिवार है, लोग उनकी मदद को आए थे लेकिन वो पीछे शायद हट गए। लेकिन क्राइम जो है वो तो स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो क्या केदार भंडारी वाले मैटर में नहीं देखा जाना चाहिए था कि पुलिस का रोल क्या है? पुलिस शिकायत केंद्र, जहाँ पर मैंने स्वयं एक केस किया था और उस केस को लड़ने के लिए मैंने भी 5-6 साल लगाए थे। 8-9 पुलिस वाले इन्वॉल्व थे और कमाल तो ये था कि पुलिस शिकायत केंद्र ने मुझे ये कहा था कि उनके पास पावर नहीं है एक एएसपी को, एक डीवाईएसपी को के ऊपर कार्रवाई करने की। आखिर में जब उन्होंने जीओ निकाला था तो उन्हें पता चला था कि उनकी पावर्स क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जागरूक हैं और जो प्रबुद्ध जन है वो आपको गाइड करते हैं तो आप अपने मैटर को आगे तक ले जा पाते हैं। और पुलिस शिकायत केंद्र के पास तो डीजीपी तक को समन करने का अधिकार होता है। लेकिन आज जो उत्तराखंड के हाल हो रहे हैं, कभी कोई किसी को गोली मार देता है, कभी बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। हम देख ही रहे हैं कि पेपर लीक मामले में हाकम सिंह खुलेआम अब घूम रहा है और इस तरह के कई मामले, सारे अपराध हैं और कानून व्यवस्था, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वो बुरे हाल में है उत्तराखंड में। लेकिन अब रणवीर सिंह वाले केस में क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी या नहीं ये नहीं पूछ रही हूँ, क्या कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी? पुलिस वालों को बचाने की कोशिश तो पुलिस वाले करेंगे ही और ये मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। लेकिन जो पुलिस वाले इस बात को करते हैं, आज वो एक ऐसी जगह पर बैठे हैं कि वो ये भी समझ के रखें कि हमारी भी आंखें उन पर हैं और पुलिस वालों को सज़ा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने गलती करी। क्योंकि 2 प्लेन क्लोथ्स में पुलिस वाले जाते हैं, एक व्यक्ति को ले जाते हैं, वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसका मुंह सूजा हुआ है और नहीं भी बताता है और नहीं भी मिल पाता किसी से और पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि स्कूटी चोरी का ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होगा या नहीं, या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ इसमें, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, कोई बहुत बड़ा वो ऑफेंस हुआ इसमें। अगर ये बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस वाले उसको थाने से भी छोड़ सकते थे, लेकिन कोर्ट में ले जाकर उसको छोड़ा जा सकता। 22 तारीख की शाम को ले जाया गया। अब ये पता लगाना ज़रूरी है कि क्या उसकी मौत जो 25 तारीख को हुई, तो 22 तारीख 23 तारीख को वो मिला अपनी पत्नी को थाने में, ऋषिकेश कोतवाली में। उसके पहले तक उसका अता पता नहीं था। तो उसका आना रिकॉर्ड में है या नहीं, क्या जीडी एंट्री हुई है, उसमें एफआईआर भी कराई गई है उसी व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति ने अपनी स्कूटी उस व्यक्ति ने कहा था मुझे दी और फिर बाद में वो एफआईआर दर्ज हुई। तो वो एफआईआर कब दर्ज हुई, वो डेट क्या है? कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जाना चाहते थे मृतक के परिवार से मिलने के लिए, उनको पुलिस ने रोक दिया। उसमें कुछ नाम सामने आए हैं जैसे मोहित डिमरी, प्रमिला रावत वगैरह। तो पुलिस इसमें किसी को भी वहाँ जाने से क्यों रोक रही है, ये भी समझ में नहीं आया। ऐसे समय में तो ये हमारी संस्कृति है कि किसी के घर में कोई दुखद घटना हो जाए तो हम उसके साथ खड़े होते हैं और अगर वो आवाज़ ना उठा सके तो उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। या हम ये मान लें कि यहाँ पर किसी प्रकार का कि कोई सिचुएशन है, किसी प्रकार की कोई धारा लगी हुई है जिसमें आप उस परिवार से नहीं मिल सकते, क्या वहाँ पे 144 आपने लगाई थी? या जो बार बार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल, ये उसी की श्रेणी में कुछ था। ये सारे सवाल हैं जो जनता को जानने भी चाहिए और इस वक्त ये भी समझना चाहिए
कि अब लोगों के लिए, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो ये आग जो है ना आपके घर तक भी पहुंचेगी, झुलसा देगी।